हेलो स्टूडेंट। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स के डिफिनेशन से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी विषय को डिफाइन क्यों किया जाता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि जब आप किसी भी विषय की डिफिनेशन को आप पढ़ते हैं तो उसके जो नेचर है उससे आप अवगत होते हैं। किसी भी विषय के नेचर के जाने बगैर उसका अध्ययन करना एक अवैज्ञानिक तरीका है। इसीलिए हम सबसे पहले किसी भी विषय के प्रारंभ करने के दौरान हम उसके परिभाषाओं को जानने की कोशिश करते हैं। परिभाषाएं जानने के पीछे एक और तर्क यह है कि हम यह देखते हैं कि वह परिभाषा किन संदर्भों से लेकर दिए गए हैं और उस समय की जो परिस्थितिक थी वो किस तरह का था। उससे हमें ये पता चलता है कि जो परिभाषा दी गई है उस समय की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और वैज्ञानिक स्तर उस विषय से संबंधित क्या स्तर रखते थे और हमारा विषय किस तरह से वहाँ से विकास कर वर्तमान समय की परिपाटी में परिलक्षित हो रही है। अब हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के डिफिनेशन से। सबसे पहले आपको ये पता ही है कि इकोनॉमिक्स के डिफिनेशन, जिसे हम आज बौद्धिक जगत में अर्थशास्त्र कहते हैं, इनका वैज्ञानिक विश्लेषण करने का श्रेय एडम स्मिथ को जाता है। एडम स्मिथ एक स्कॉटलैंड, जो उस समय इंग्लैंड के ही क्षेत्र में आते थे, वहाँ के इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने अर्थशास्त्र को धार्मिक मान्यताओं से बाहर कर, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसके विश्लेषण हम आगे करेंगे, धार्मिक मान्यताओं से आगे निकालकर उसने एक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाकर अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक पक्ष को रखने की कोशिश की। उन्होंने अपनी एक पुस्तक में अर्थशास्त्र की विवेचना किए हैं, जो आप सभी जानते हैं कि वह पुस्तक 1776 में ए इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन से प्रसिद्ध है। इस पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। धन के विज्ञान के कहने का पीछे उसका तर्क यह था कि जो उस समय की परिवेश थी, 1776 का जो परिवेश है, आप यदि इंग्लैंड के इतिहास को पढ़ें, इंग्लैंड के समाज को पढ़ें, वहाँ की धार्मिक मान्यताओं को पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि उस समय भी इंग्लैंड की जो समाज थे उसके ऊपर चर्च का आधिपत्य था। और एडम स्मिथ खुद एक पादरी थे, जिसे हम लोग विभिन्न धर्मों में संतों के नाम से जानते हैं। जैसे हिंदू में भी संत होते हैं, मुस्लिमों में भी मौलवी होते हैं, उसी तरह अन्य धर्मों में भी संत होते हैं, जो एडम स्मिथ भी उसमें से एक थे। लेकिन एडम स्मिथ ने उस चर्च की परंपराओं को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और मान्यता ये रही कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। धन के विज्ञान कहने के पीछे का उनका लॉजिक ये था कि वो उस समय की इंग्लैंड की जो स्थिति थी, जो सामाजिक सरोकार थे, जो राजनीतिक सांस्कृतिक जो स्वरूप थे, उसमें ये पाया गया कि इंग्लैंड की समाज जो एक औद्योगिक क्रांति से गुजर रहे थे, वहाँ बाज़ारों की विस्तार की बातें चल रही थी। बाज़ार अपने आप में एक अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा स्तंभ है। और उन्होंने पाया कि देश के अधिकांश नागरिक धन के लालसा में आगे बढ़ रहे हैं। और आप यदि इतिहास के छात्र हैं तो आपको पता होगा कि एक समय
इंग्लैंड में ये मान्यता थी कि आप यदि कितना भी कुकर्म कर लें और यदि आप चर्च द्वारा निर्गत एक पेपर जारी होता था, आप यदि उसको खरीद लेते हैं तो आप स्वर्ग में जाने के हकदार हो जाते हैं। तो इस तरह के समाज उस समय भी इंग्लैंड में थे। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, बाजार और व्यापार अति तीव्र गति से बढ़ रहे थे और सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं में इस तरह की और वैज्ञानिकता के कारण समाज किसी भी मॉरल आइडेंटिटी से हटकर अधिक से अधिक धन कमाना चाहते थे। इसी वजह से जो उस समय की परिस्थिति एडम स्मिथ ने अपने पुस्तकों में विवेचना किए हैं और उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। धन के विज्ञान कहने का तर्क उनका यह था कि व्यक्ति की लालसा, व्यक्ति की ज़रूरत अधिक से अधिक धन कमाने की है। और आप जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति होने के पश्चात जो उत्पादन में वृद्धि हुई और व्यापार जिस तरह से प्रारंभ हुआ, उसी का परिणाम है कि भारत भी एक इंग्लैंड का गुलाम देश बना। और हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए थे और जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही थी उस तरह की 200 कंपनियां बनी थी इंग्लैंड में। उनमें से एक कंपनी भारत में आया, बाकी अन्य देशों में भी वो कंपनी गए थे। तो आप समझ सकते हैं, एक तुलनात्मक विश्लेषण से आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था थी, जो राजनीतिक तंत्र था, वो तुलनात्मक रूप से विश्व के अन्य देशों की तुलना में किस तरह से भिन्न थे। तो हम ये पाते हैं कि अर्थशास्त्र धन के विज्ञान होने के पीछे पहली प्राथमिकता यह है कि व्यक्ति धन को सर्वोत्तम साधन मानते हैं अपने जीविकोपार्जन और आर्थिक विकास के लिए। दूसरी जो सामाजिक मान्यताएं हैं, वह सामाजिक मान्यताएं उस समय इंग्लैंड के जो आर्थिक क्षेत्र थे वो उनको मान्यता देते थे कि यदि आप नैतिकता को यदि त्याग कर भी यदि धन आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपको धार्मिक रूप से इसकी स्वतंत्रता दी जाती है। ये उनके प्रारंभिक अपने विचार रहे हैं। उनके बाद एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र में बहुत अच्छे काम किए हैं, जिनमें उसने अर्थशास्त्र को वैज्ञानिक तरीके से उनको अध्ययन किए और उन्होंने अध्ययन के तरीके बताए। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने इकोनॉमिक्स को 5 भागों में बांटा, जिसमें पहला हमारा कंजम्पशन, उपभोग है, दूसरा हमारा प्रोडक्शन, उत्पादन है, तीसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण है, चौथा हमारा एक्सचेंज, विनिमय है, और पांचवा हमारा रेवेन्यू, राजस्व है। इन 5 क्षेत्रों में अर्थशास्त्र को बांटकर उन्होंने अर्थशास्त्र को एक वैज्ञानिक स्वरूप देने की कोशिश की। इनके अलावे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निरपेक्षता का सिद्धांत दिए और डिवीज़न ऑफ लेबर के माध्यम से जो उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति होनी थी, उनके कंसेप्ट को लाकर उन्होंने अर्थशास्त्र को एक बेहतर वैज्ञानिक स्वरूप देने का प्रयास किया। तो छात्रों, आज हमने देखा कि एडम स्मिथ का धन के विज्ञान की परिभाषा देने के पीछे का मुख्य वजह क्या थे, और हमने ये देखा कि एडम स्मिथ ने अपने अर्थशास्त्र को किस प्रकार वैज्ञानिकता का स्वरूप देने का कोशिश किया। इनके अलावे भी क्लासिकल इकोनॉमिक्स में बहुत ऐसे इकोनॉमिस्ट हुए जो एडम स्मिथ के बाद से एग्री और डिसएग्री करते थे, जिसमें रिकार्डो, माल्थस, जेविसे इत्यादि अर्थशास्त्रियों का नाम लिया जा सकता है। परंतु यह एक प्रारंभिक अवस्था थी जब हम अर्थशास्त्र को एक वैज्ञानिक स्वरूप देने की कोशिश कर रहे थे और अर्थशास्त्र एक
नए विषय के रूप में एडम स्मिथ के योगदान से ही जाना जाता है। तो छात्रों, आज इतना ही। हम अगले कड़ी में आप लोगों के बीच दो अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम अर्थशास्त्रों के दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, जिसमें दूसरा मार्शल और तीसरा जॉन रॉबिन्सन की परिभाषाएं हैं। हम अगले क्लास में इन दोनों के ऊपर भी डिटेल चर्चा करेंगे। थैंक यू।